So Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel Study Hood. तो बेसिकली आज हम अपनी न्यू सीरीज का आगाज करने वाले हैं एमडीकेट केमिस्ट्री। तो इसमें एमडीकेट केमिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू द पीएम एंड डीसी। तो आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं विच इज एक्चुअली व्हाट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जब केमिस्ट्री की बात आती है तो एज यू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बेसिकली केमिस्ट्री डील्स ही सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टीज और उसके पूरी बनावट कंपोजिशन से करती है। तो जब मैटर की बात आती है तो हमारे पास सबसे बेसिक यूनिट आ जाता है हमारा, दैट इज एटम। हमने आज तक के डिस्कस किया कि ना मतलब एटम होता है जिसके सेंटर में प्रोटॉन और उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द पेयर। और उसके बाद फिर हमने उसके ऑर्बिटल्स वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आज हम अपनी शुरुआत हमेशा की तरह जब केमिस्ट्री की बात आई है तो शुरुआत हमेशा एटम से ही होनी है। तो एटम से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास। नंबर वन इज मास नंबर। अब इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम में वो डिसाइड नहीं करेंगे कि ये एटम कौन सा है। इसके अंदर जो बेसिकली हमारे पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये एटम कौन सा है। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मास नंबर। मास नंबर क्या होते हैं कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस उसके न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन दोनों का सम, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। इसके इन दोनों के सम को बेसिकली हम मास नंबर कहते हैं। अब मास नंबर किसी भी एटम का मास नंबर, चाहे आप किसी भी एटम के मास नंबर को ले लो, उसके बेसिक पर पूरा पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। अब पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे पास सारे एटम्स की क्लासिफिकेशन की गई है वो बेसिकली डिपेंड करता है इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। अभी इसके सिंबल्स और यूनिट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज आवर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, अब देखिए जैसे एटम्स की फॉर सपोज डिस्कवरी हुई, अ न्यू एटम वी हैव गॉट, तो उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स के नंबर है वो ये डिसाइड करेंगे कि ये एटम कौन सा है। फॉर सपोज हमें एक एटम फाइंड आउट हुआ है जिसके अंदर प्रोटॉन सिर्फ एक मौजूद है, तो एज वी नो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में वन नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन सा है हमारे पास, दिस इज हाइड्रोजन एटम नॉट अ गैस, ओके, दिस इज हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करेंगे कि वो एक्चुअली एटम है कौन सा। अब मास नंबर उसके बेस पर पूरे पीरियोडिक टेबल को क्यों नहीं क्लासिफाई किया गया, तो इसको हम अभी मजीद में डिटेल करते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में कि मास नंबर के बेसिस पर आपके पास पीरियोडिक टेबल को क्यों क्लासिफाई किया गया, एटम यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर ही क्यों किया गया है। तो इस टर्म को रिलेट करने के लिए हमारे पास है एक और टर्म विच इज रिलेटिव एटॉमिक मास। Now what is relative atomic mass? Relative यानी as you know, relative यानी
कंपैरिजन करना, यानी आप इसको ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हैं कि रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमेशा कंपैरिजन ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव का बेसिकली मीनिंग क्या है कि वो मतलब कंपेयर करना। अब यहाँ पर किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? एटॉमिक मास से। किसके एटॉमिक मास से हम कंपेयर करेंगे? अगर हमें किसी भी एटम का जो मास होता है वो फाइंड आउट करना होगा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद द कार्बन 12 एटम। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑफ एनी मास ऑफ एनी एटम which is calculated by related with the comparison of कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके जो मास हमारे पास फाइंड आउट होता है, बेसिकली वही ये मास है जो एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकालता है। अब इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास कोई एटम मौजूद है जिसका मास हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि इसका मास क्या है, तो उसको हम सिंपली किससे कंपेयर कर देंगे? आपने उसको सिंपली कंपेयर करना है कार्बन 12 के एटम के साथ। अब एक बेसिक एग्जांपल, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, बट अगर आप ले लो, एक सपोज करो दिस इज अ तराजू, जो हम बेसिकली यूज करते हैं अपनी आम रूटीन में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो इसके एक साइड पर आप उस अननोन एटम को जिसका मास हमें नहीं पता उसको रख दें, और दूसरी ही साइड पर आप कार्बन 12 के एटम को रख दें, तो यू विल फाइंड कि वो जो एटम है वो जिसका मास हमें नहीं पता, वो सपोज करते हैं, तो ये सपोजिशन की दुनिया में हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, वो ऊपर चला गया है और वो उसके 12 गुना नीचे है। कितने? 12 टाइम्स डाउन, यानी वो 12 टाइम्स हैवियर है देन द अननोन एटम, जो हमारे पास स्टिल अननोन है, उससे वो 12 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। कौन? कार्बन 12। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि वो जो एटम हमारे पास न्यूली फाउंड हुआ है, जो न्यूली एटम फाउंड हुआ है, जो हमें अभी तक नहीं पता उसका मास, तो वो क्या है? कार्बन 12 के एटम को हम नीचे रख देंगे और वो 12 टाइम, कितने गुना? 12 टाइम ज्यादा हैवियर है। तो यानी कि उसका जो मास है ना, वो बेसिकली 1 AMU है, यानी कि वो क्या है हमारे पास, उसका जो मास हमें पता चल गया 1 AMU। और 1 AMU मास किसका है? एज वी नो दैट कि वो मास है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का। तो ये हमें बात पता चल गई कि वो जो अननोन एटम हमारे पास आया थे वो अब अननोन मजीद नहीं रहा, नाउ दिस एटम इज नोन, यानी कि अब हमें पता चल चुका है कि वो एटम एक हाइड्रोजन का एटम है। किससे पता चला हमें? हमने जब उसको कंपेयर किया किससे? कार्बन 12 के एटम के साथ। नाउ बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाई वी आर कंपेयरिंग विद द कार्बन 12 एटम, क्योंकि कार्बन के हमारे पास मजीद 3 आइसोटॉप्स और भी मौजूद हैं, एज यू नो, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो हमने इसको सिर्फ कार्बन 12 के साथ ही क्यों कंपेयर किया? तो कार्बन 12 का पहला रीजन तो सबसे पहला ये है कि मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी, यानी कि कार्बन 12 जो है वो सबसे ज्यादा मेजर एलिमेंट है इन दीज आइसोटॉप्स। इन दोनों आइसोटॉप्स से ज्यादा मेजर हमारे पास है कार्बन 12 का एटम। और दूसरी बात आती है, जो खुद को जितना संभाल सकता है वो ही आगे बढ़ता है, यानी कि कार्बन 12 का एटम जो है वो एक स्टेबल एलिमेंट है। क्या है? वो एक
स्टेबल एलिमेंट है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप अपने आप को मजबूत जितना रख सकते हो, आप उतना ही आगे बढ़ोगे। ओके, तो अब यहाँ पर एमसीक्यूज किस तरह से बनेंगे कि वो आपसे टर्म किस तरह से पूछेंगे, तो उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके यूनिट की बात करते हैं। तो एज वी नो, इसका जो यूनिट है वो है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई एटॉमिक मास यूनिट क्यों रखा गया इसका यूनिट? क्योंकि एज वी नो, अगर किसी भी मास का हमें यूनिट, जब हम कोई चीज तराजू में तोलते हैं तो उसका हम बेसिकली मास का हम किलोग्राम यूनिट लेते हैं या ग्राम लेते हैं या मिलीग्राम लेते हैं। हमने आज तक एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिया, तो यहाँ पर क्यों एज अ मास, ये भी तो मास ही है ना, तो इसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट क्यों है? इसका अगर मास निकालना होगा हमें, तो वो क्या निकलेगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं अभी। तो हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट अभी हमने डिस्कस किया, विच इज स्मॉल a, स्मॉल m एंड u, और इसकी एब्रिविएशन क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट। नाउ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका वन एटॉमिक मास यूनिट अगर हम 1 ग्राम लें तो वो कितना होगा, या 1 किलोग्राम लें तो वो कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम थ्रू द कार्बन एटम। फॉर सपोज, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास में? कार्बन 12 के एटम के साथ। अब सपोज कर लेते हैं कि एक मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 ग्राम, ये बात हमें पता है। और उस 12 ग्राम के अंदर हमें फाइंड करने हैं कि कितने एटम्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास बेस्ट एवोगैड्रोस नंबर मौजूद है, जो हमें बताता है कि 6.02 into 10 raised to power -23 एटम्स मौजूद हैं, किसमें? कार्बन के, अगर वो 12 ग्राम है, यानी कि कार्बन के 12 ग्राम, यानी एक एटम के अंदर 12 ग्राम जो उसका मास है, उसके अंदर 6.02 into 10 raised to power -23 एटम्स मौजूद हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कि 12 को सिंपली आपने डिवाइड कर देना, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कि इसके सिंगल 1 ग्राम के अंदर कितना एटम है। हमारे पास 12 ग्राम है, तो हमें इस तरह कैलकुलेट नहीं करना। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि उसके 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स आते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, कार्बन वहीं पर ही रहेगा, 6.2, ये पूरी की पूरी एवोगैड्रोस वैल्यू यहाँ चली जाएगी। यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी तक? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये कार्बन का 12 ग्राम का एक एटम है, और उस एक एटम के अंदर 6.02 into 10 raised to power -23 एटम्स मौजूद है। मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि कार्बन के एक एटम के अंदर कितने एटम्स मौजूद है, ठीक है। तो हमने उसको कैलकुलेट करने के लिए उसके ग्राम, यानी उसके अंदर प्रेजेंट ग्राम को डिवाइड कर दिया है इससे, ताकि क्यों हमें ये कैलकुलेट करना था कि इसके 1 ग्राम में कितना। तो इसकी तकरीबन वैल्यू जो हमारे पास वो बन जाएगी 1.99 into 10 raised to power -23। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हमें ये बता रही है कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स मौजूद हैं। 1.99 into 10 raised to power -23 एटम्स मौजूद हैं। अब कैलकुलेट करने वाले हैं कि 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे। तो यहाँ तक हमने देखें, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन टर्म जरूर होगी, लेकिन यहाँ तक हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्या है कि कार्बन के एक
एटम यानी 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि 12 उसके 12th ग्राम यानी कि कार्बन के 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं। तो इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे और एज वी नो कार्बन का मास नंबर क्या है हमारे पास 12। इसको अगेन डिवाइड कर देंगे हम 12 के साथ। तो इसका जो कुछ आंसर इस तरह से अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 1.661 into 10 raised to power -27 किलोग्राम। अब मुझे ये वैल्यू मिल गई कि कार्बन के 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स मौजूद है 1.661 into 10 raised to power -27 किलोग्राम। अब मुझे ये वैल्यू ग्राम में चाहिए। अच्छा यहाँ पर माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस मौजूद था। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बनेगी। ठीक है, अब अगर आपको इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1000 से, तो ये आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 27 में से 3 माइनस गए तो -24 ग्राम। ग्राम में किलोग्राम से हमने ग्राम में ट्रांसफर किया वैल्यू को। अब अगर हमें ग्राम में से मिलीग्राम में ट्रांसफर करना हो तो इसको अगेन कर लें मल्टीप्लाई 3 से, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी इंटू 10 24 में से -3 इट विल बिकम -21 मिलीग्राम। तो यहाँ तक हमने पूरा इसको कैलकुलेट किया कि अगर हमें किलोग्राम में वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, अगर ग्राम में चाहिए तो क्या आएगी, अगर मिलीग्राम में चाहिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो ये आपके पास आंसर है कि आपका 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raised to power -21 मिलीग्राम, या आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि 1 AMU is equal to 1.661 into 10 raised to power -24 ग्राम। अगर आपको वैल्यू मिलीग्राम, अगर आपको माइक्रोग्राम में चाहिए तो आपको इसको मजीद डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें 1000 के साथ, तो आपके पास मजीद वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया रिलेटिव एटॉमिक मास को। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने सारे पीरियोडिक टेबल में मास नंबर पर क्यों नहीं उसको पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया, एटॉमिक नंबर पर क्यों किया। तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स ये होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट जो मास नंबर है ना वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की भी झंझट उसी के साथ आती है। तो न्यूट्रॉन्स, अब हर एटम के साथ आप अगर लोगे ना किसी हाइड्रोजन फैमिली का अगर कोई एटम लो तो उसके सारे फैमिली के एटम के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद होगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वेरिएशन आ जाती है जिसे हम आइसोटॉप्स भी बोलते हैं। यानी अगर किसी का रैंडम आपने उठा लिया हाइड्रोजन फैमिली का ही है वो, उसकी पहचान क्या थी कि उसके पास 1 प्रोटॉन था, लेकिन उसके पास अब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है, यानी कि उसका मास नंबर बन गया 2। सो एज वी नो दैट कि ये एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। अब दूसरा हमें एटम मिला हाइड्रोजन फैमिली का ही था क्योंकि उसके पास 1 प्रोटॉन मौजूद था, लेकिन अब उसके पास 2 न्यूट्रॉन्स मजीद मौजूद है। तो अब उसका मास नंबर कितना बन गया, इट विल बिकम 3 नाउ। तो अगर आप अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में मास नंबर ये क्या है, ये सबसे पहला प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम जिसे ड्यूट्रियम बोलते हैं हम, और ये ट्राइटियम। तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। अगर हाँ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को मास नंबर पर अरेंज किया जाता तो फिर कहाँ पे काफी सारी कंफ्यूजन आ जाती, क्योंकि यहाँ पर एक मास नंबर तो है ही नहीं, यहाँ पर है एक डिफरेंट मास नंबर। तो जब पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जा रहा था तो एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पर किया गया, उसके बाद वहां पर जो मास नंबर लिखे गए हैं वो एक्चुअली हर एटम के, हर सिंगल
सिंगल एटम के, फॉर सपोज अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन के फैमिली का कोई एलिमेंट है, तो उसके तीनों आइसोटॉप, दिस इज नंबर वन आइसोटॉप, दिस इज सेकेंड आइसोटॉप, दिस इज थर्ड आइसोटॉप, तो इन तीनों आइसोटॉप्स का एक एवरेज मास निकाला गया। सबसे पहले इसके एवरेज मास को कैलकुलेट किया गया, उसके बाद प्लेस किया गया किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंजमेंट बेसिकली किससे हुई। नाउ व्हाट इज द टर्म एवरेज मास हियर, एवरेज मास क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइजेस फॉर दैट, तो इसको भी अभी डिस्कस करते हैं कि एवरेज मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्कस करते हैं अपना एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास को हम एक और नाम भी देते हैं, विच इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अभी तक हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस किया, तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल में नहीं आता उसका आंसर। डेसिमल यानी अगर किसी वैल्यू के अंदर फॉर सपोज दिस इज अ फ्रैक्शनल वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने डिस्कस किया उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, इसीलिए हम एवरेज एटॉमिक मास को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अगर हम सपोज करते हैं, बेसिकली अच्छा सबसे पहले ये पॉइंट याद रखने वाली है कि यहाँ पर इट इज आइसोटॉपिक मास, आइसोटॉपिक मास यानी कि वो मास जो उस पर्टिकुलरली एटम से, एटम के जो आइसोटॉप्स थे उनको कंबाइन करके निकाला गया हो। अब एवरेज एटॉमिक मास, अब हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर सपोज वी हैव अ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओ सॉरी हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो हम ले लेते हैं नियोन को, ठीक है। अब नियोन, हमें जब एवरेज एटॉमिक मास हम फाइंड आउट कर रहे होते तो हमें बेसिकली हमारे पास दो चीजों का हमें इल्म होना चाहिए कि उसके कितने आइसोटॉप्स हैं और उन आइसोटॉप्स का मास कितना होगा और वो इस एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट वेरी करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नियोन की, तो नियोन के पास तीन आइसोटॉप्स हैं, एज यू नो नियोन बिलोंग्स टू द नोबल गैसेस, तो इसका जो हमारे पास एटम मास जो है वो है एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर हमारे पास इसका 20 है। बेसिकली हमें इतना तो पता है, लेकिन अब नियोन के जो तीन है वो उनके पास क्या होगा, नियोन नियोन नियोन, तो इसका एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट देयर विल बी द डिफरेंस इन द मास नंबर। तो इसका जो पहला मास नंबर होगा वो होगा 20, आई थिंक आई एम डूइंग मिस्टेक समवेयर, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 22, ठीक है। ये एक एटम होता है ना, उसके यहाँ पर उसका मास नंबर लिखा जाता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर उसका V यानी एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका पहले दूसरा जो है हमारे पास वो है 21 नियोन, और जो थर्ड आइसोटॉप है उसका मास नंबर 22 है और एटॉमिक नंबर 10, एज यू नो। अब इसकी रिलेटिव एबंडेंस की बात करते हैं, कितना परसेंट ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है, रिलेटिव एबंडेंस। तो नियोन 20 नियोन 20 जो है वो हमारे पास 92% समथिंग मौजूद है। जो नियोन 22 है हमारे पास वो एक्चुअली 0.256% मौजूद है,
जो नियॉन 22 है हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली 8.86% उसकी रिलेटिव एबंडेंस है, या वो एटमॉस्फेयर में 8.86% तक मौजूद है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें? अब इसकी हम अच्छा रिलेटिव एबंडेंस अगर आपको पता ना हो तो रिलेटिव एबंडेंस इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये जो है वो डिटरमाइन की जाती है फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। डिटरमाइन फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है, ठीक है, जो हमने अपने इंटर के लास्ट चैप्टर में कवर किया था इस टेक्निक को कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है। अब रिलेटिव एबंडेंस इसकी कैसे मालूम की जाती है? मास पे अब हमारे पास दोनों चीजें जो हमारी रिक्वायर्ड थी एक एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए, सबसे पहले क्या थी हमारे पास रिक्वायरमेंट कि उसका हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि उसके कितने आइसोटॉप्स मौजूद है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट जो हमारी डन हो गई। नंबर 2 रिक्वायरमेंट हमारे पास थी कि हमें उसका रिलेटिव एबंडेंस मालूम होना चाहिए। नंबर 2 रिक्वायरमेंट भी डन हो गई। अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आपने सिंपली कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज को कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेगा? जितनी ही यहाँ पर परसेंटेज मौजूद है उसको आप इसके मास नंबर के साथ ऐड करते जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे कुछ इस तरह से। यानी कि अब देखें ये था 90.92% मल्टीप्लाई बाय मास नंबर विच इज 20 और इसको ऐड करो नेक्स्ट वैल्यू के साथ 256% यहां नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 21 फिर ऐड 8.86 मल्टीप्लाई बाय 23 और इस सारी वैल्यू को आपने सिंपली डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर में अगर पुट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20.18 AMU आंसर ड्राइव्ड हो जाएगा। यानी कि दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास जो हमने किस प्रोसेस के जरिए कैलकुलेट किया? ये हमने अपना एवरेज एटॉमिक मास की टेक्निक से कैलकुलेट किया और जिसमें हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल थी, ठीक है। अब यहाँ पर नियोन के बाद हम एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं विच इज आल्सो ऑफ क्लोरीन। एज यू नो क्लोरीन के होते ही सिर्फ 2 आइसोटॉप्स हैं। अच्छा क्लोरीन का जो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। अब इसके रिलेटिव एबंडेंस की बात करते हैं तो ये जो है वो एटमॉस्फेयर में तकरीबन हमारे पास 75.53% मौजूद है और जो क्लोरीन 37 है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 24.47 समथिंग % मौजूद है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेट करते हैं हम इसका एवरेज मास। तो इसकी रिलेटिव एबंडेंस को रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इसके मास नंबर से और प्लस कर देंगे फिर अगली एटम के रिलेटिव एबंडेंस मल्टीप्लाई मास नंबर एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जो एवरेज बनेगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 35.5 AMU। दिस इज द एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन। तो ये इसका एवरेज मास हमने डिटरमाइन कर लिया। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल नाउ, इट इज विजिबल इन कैमरा टू। तो यहाँ तक हमने अपना एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना सीख लिया।
बेसिकली इट इज इजी, तो हमने इसको इसलिए डिस्कस किया था ताकि आपको पता चले कि बेसिकली हमारे पास जो पीरियडिक टेबल में जो अरेंजमेंट मौजूद है एटम्स की वो किस बेस पर है। अब इसके बाद हम अपना, अब एटम तक हमने डिस्कस कर लिया। अब एटम जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। हमने अपनी डिस्कशन कंप्लीट की एटम तक, अब हम मूव ऑन होते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। तो जो मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि एटम के बारे में। अब जो एटम्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, और एटम्स में हमेशा कंबाइन होकर क्या बनाना है, दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। अब जब कंपाउंड बन चुका है तो बेसिकली उस कंपाउंड, अब एटम्स क्या बनाते हैं, एलिमेंट, और वो एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर सपोज C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज, और ये क्या है हमारे पास, ये एक कंपाउंड भी है। तो ये एक कंपाउंड इसने कंप्राइज किया। अब ये किससे बनेगा, ऑफकोर्स दिस इज बिकम, ये क्या है, कार्बन का एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और ये ऑक्सीजन, यानी कि ये 3 टाइप्स के एलिमेंट से बना हुआ है। ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये एक केमिकल फॉर्मूला है किसका, कंपाउंड का। तो अब डिस्कस करते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जब केमिकल फॉर्मूला की बात आती है ना, तो हमारे पास 2 टाइप्स के फॉर्मूलाज मौजूद हैं। नंबर 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला, एज यू नो ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि एक कंपाउंड बना, उसने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्म किया, तो उस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि दिस इज द simplest whole number ratio between किसके दरमियान, एटम्स, और वो एटम्स किसके होंगे, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स डिफरेंट एटम के दरमियान, और एटम किसके, एक एलिमेंट्स के, और वो जो एलिमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, इन अ पर्टिकुलरली कंपाउंड, as we know that this is compound। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एक सिंपलेस्ट, यानी जितना कम हो सकता है उतना कम, होल नंबर रेशियो, होल नंबर जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 एंड ऑनवर्ड्स इंफिनिटी। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें कोई डेसिमल मौजूद ना हो, यानी कोई पॉइंट वाली वैल्यू मौजूद ना हो। तो होल नंबर रेशियो, एक रेशियो यानी कि एक डिफरेंस, रेशियो यानी डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान, एटम्स के दरमियान, एटम्स किसके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स अनासर के, इन अ कंपाउंड, एक पर्टिकुलरली कंपाउंड में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये जो शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब वो एटम्स किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, उन एटम्स की तादाद को डिस्कस करना। और वो मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है, इनवर्सली मॉलिक्यूल के, और वो मॉलिक्यूल किसका होगा, ऑफ कंपाउंड।
एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल, यानी कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशो बताता है। ये एग्जैक्ट नंबर रेशो बताता है और ये सिंपलेस्ट रेशो बताता है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। किसी भी एटम का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उठा लो, किसी भी एलिमेंट का उठा लो, किसी भी मॉलिक्यूल का उठा लो। फॉर सपोज हम उठाते हैं C6H12O6। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट और इसे हम बेसिकली ग्लूकोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इसका अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो इट विल बिकम CH2O। ये इसका क्या है? ये एक इसका सिंपलेस्ट यानी कि सबसे कम रेशो है। अब यहाँ पर हम कोई और कंपाउंड उठा लेते हैं इसके साथ, लाइक कोई और कार्बोहाइड्रेट, CH4। दिस इज द मीथेन गैस। मीथेन गैस। अब मीथेन गैस का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो वो क्या होगा? CH4। अब कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं, कोई सा भी एलिमेंट। फॉर सपोज दिस इज द हाइड्रोजन गैस और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन एज इट। नाउ अगर हम यहाँ पर एक कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला लेते हैं किसी का NaCl का, NaCl, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाउ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट, NaCl, NaCl, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। Why? Because this is not a molecule. ये एक मॉलिक्यूल ही नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, which is CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं है। Why? क्योंकि ये भी कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। अब ये मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल का ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा ना, वो डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है इन अ कंपाउंड। यानी यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल को डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर किया गया है। एज यू नो दैट, यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल को डिस्कस किया गया है। किसका मॉलिक्यूल? किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह आएंगे, वो आपसे कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि इन दोनों का कोई भी कंपाउंड आपको उठा के दे देंगे और बोलेंगे उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो फाइंड करें, उनका रिलेशन फाइंड करें। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, कितने नंबर का रिलेशन आ रहा है, तो वो फाइंड करें। अब वो आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। अगर आपको ना एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में जो रिलेशन फाइंड करना है, तो उसके हमारे पास एक मेथड है जिसमें n यानी कि नंबर्स, जो भी आपको रिलेशन फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। तो इससे आप इजीली जो उसका रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करना है, आपने जस्ट उसका जो लिखना है और जो उसका मोलर मास आएगा कंपाउंड का वो लिखना है, और एम्पिरिकल फार्मूला में भी आपने उसका मोलर मास ही लिखना है। तो इससे आप पूरा एक एम्पिरिकल फार्मूला यानी इसका रिलेशन फाइंड कर सकते हो। वैसे हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना इसको डिटेल से इसको सॉल्व करें। अगर थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल लेकर देखें अगर हम, तो देयर इज़ अ ट्रिक फॉर दैट कि आपके पास कोई भी रिलेशन हो। फॉर सपोज वी हैव अ कंपाउंड C6H12O6, दिस इज़ अ कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे फाइंड करना है, आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो। फॉर सपोज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये सिंपली इसका रेशो निकालें अगर, तो ये पहले तो इसको लिख लेते हैं कम्प्लीटली। अब यहाँ पर इसको 6 के टेबल से हम कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। सो द रिलेशन बिटवीन देम इज़ 6। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल हमने इसका निकाल लिया। तो ये एक बेसिक मेथड था एक रिलेशन फाइंड आउट करने का।
अगर हमारे पास, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इतना टाइम नहीं होता कि हम तफसील से इसको सोचें, तो आपने जस्ट एक ट्रिक्स याद रखनी होती हैं जिससे आपको सॉल्व करने में इजी हो। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी, एम्पेरिकल फार्मूला। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम किसी एम्पेरिकल फार्मूला की? सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करें। फॉर सपोज वी हैव अ कंपाउंड अगेन ग्लूकोज, इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो कितना परसेंट मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट मौजूद है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करने हैं किसी भी एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने मोल्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दीज, तो वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। के बाद हम इसका एटॉमिक जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड करना है, अभी इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट करना सीखा, अब हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ पर हम इसको डिटेल में, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी डिटेल में इसकी हर चीज़ को फाइंड आउट करें, तो एक शॉर्ट ट्रिक्स मेथड जो होते हैं वो अभी हम यूज़ करते हैं। फॉर सपोज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहाँ पर दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो आप उसका थ्योरेटिकली परसेंटेज मालूम करें या तो फिर उसका प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली बेसिकली आता तो नहीं है, बट आपके पास एक माइंड मैप ज़रूर होना चाहिए हर चीज़ का कि आप प्रैक्टिकली अगर करो तो कैसे करो। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली में जो हमारे पास है, तो ये इतना डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, बट इट इज़ लिटिल टिपिकल टू अंडरस्टैंड। आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल मेथड में हमारे पास कुछ बेसिकली एजेंट्स मौजूद हैं जिसको यूटिलाइज़ करके हम सारे कंपाउंड्स की जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली हम सबसे पहले स्टेप जो हमारे पास है वो है कंबस्शन एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें कोई अदर कंपाउंड नहीं आएगा एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट उसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, तो इसके अलावा कोई और कंपाउंड इसमें कंबस्शन एनालिसिस में वो परफॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर एक एजेंट है हमारे पास मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइड MgClO2। तो ये जो एजेंट है वो यूज़ होता है किसके लिए? यहाँ पर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है केमिकली, ताकि उसमें जो एब्जॉर्ब हो जाए बाद में हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट एजेंट जो बोला जाए वो यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जो वाटर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर ये केमिकली एब्जॉर्ब होकर बाहर आ जाए तो हम इसको सेपरेटली इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो बेसिकली एजेंट्स यूज़ हुए, उसके बाद हम इससे इजीली परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे वो कार्बन की करनी हो, ऑक्सीजन की करनी हो या हाइड्रोजन की करनी हो। ज़रूरी नहीं कि ग्लूकोज ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, या आप उसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो केमिस्ट्री के लिहाज। अब हम डिस्कस करते हैं अपने थ्योरेटिकल को। अब प्रैक्टिकल तो हो गया, इसमें से कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने पर्टिकुलरली नहीं पूछे जाएंगे, अगर एक दो एजेंट्स पूछ लिए जाएं। अब थ्योरेटिकल में क्या होगा कि सबसे पहले अगर फॉर सपोज आपने कैलकुलेट करना है कार्बन को, और इसका सबसे पहले आपने मास जो है उसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स थे, तो 12 6 60। तो अब इसका जो मेथड है वो कैसे कैलकुलेटिंग होगा कि आपने जस्ट कार्बन के एटम को रखना है, उसके ऊपर उसका मास इन ग्राम रखना है। सॉरी, यहाँ पर 12 6 72 होगा, ठीक है। हाँ, तो अब अगर आपने थ्योरेटिकल फाइंड करना है, आप कार्बन का हमने मास कैलकुलेट कर लिया, ओके।
अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। आपने जस्ट कार्बन को उसके जितना मास है उसको लेकर उसको ऊपर रखना है और उस पूरे कंपाउंड का आपने मोलर मास जो है फाइंड आउट करते हैं। वैसे बेसिकली इसका जो मोलर मास होता है वो 180 होता है कार्बन ग्लूकोज का, तो उसका आपने मोलर मास नीचे उसको डिवाइड कर देना है। सबसे पहले उसका मास जो उस पर्टिकुलर कार्बन, फॉर सपोज कार्बन जो है कार्बन इस ग्लूकोज के अंदर, तो उसका जो मास है वो आपने ऊपर लिखना है, नीचे मोलर मास, और उसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से। तो अब रखते हैं वैल्यूज़ को 72/180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर बनेगा वो होगा हमारे पास 40%। तो यानी कि कार्बन जो है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर वो 40% मौजूद है। इसी तरह आपने हाइड्रोजन का भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरह आप ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करके अब यहाँ पर वो आपसे सिर्फ एक का पर्टिकुलर नहीं पूछ सकते कि भाई इसकी क्या है परसेंटेज बताएं। सबसे पहले हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए भी आपके पास सेम ही होगा मेथड। आपको हाइड्रोजन का यहाँ पर मास निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 एटम मौजूद हैं। हाइड्रोजन के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 12 एटम मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर 12 रखेंगे सिंपली और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास यानी 180 से और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी परसेंटेज कुछ इस तरह बनेगी 6.66%। तो यानी कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो पूरे ग्लूकोज के अंदर ओनली 6.66% मौजूद है। इसी तरह से आप ऑक्सीजन का भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यानी कि ऑक्सीजन का और जो इसका मास है वो है 16। तो 16 को सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें 66 से, तो 96 आंसर आएगा। और फिर उसको 180 यानी उसके मोलर मास से आप डिवाइड करवा के उसको मल्टीप्लाई करवा दें 100 से। तो सो द इसकी परसेंटेज जो बनेगी वो बनेगी कुछ 53.33%, यानी कि 53.33% का ऑक्सीजन की पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर वो सिर्फ आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि बताएं पर्टिकुलरली कंपाउंड के अंदर इस पर्टिकुलरली एलिमेंट की कितनी परसेंटेज। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इस सारे कंपाउंड में इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसकी है। तो एज वी नो कि यहाँ पर हमने अभी भी डिटरमाइन किया है कि जो कार्बन की परसेंटेज है वो 40 आई, यानी कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हाइड्रोजन की 6.66 आई, यानी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, यानी कि ऑक्सीजन जिसकी हमारे पास 53.33% आई है, दैट्स मीन ऑक्सीजन इज़ इन द मेजॉरिटी हियर। तो वो एक मेजर कंपाउंड है इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी तरह आपसे वो पूछ सकते हैं कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर लीस्ट परसेंटेज में मौजूद है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मूव ऑन होते हैं कि हमने अभी परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ी है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे, जस्ट जितना मास आपको दिया गया है वो आपने रखना है और नीचे उसके मोलर मास से उसको सिंपली डिवाइड कर देना है, देन यू विल हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स की बात, सॉरी। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी आपने यही करना है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पर सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है एवोगैड्रोस नंबर से, Na की आपको वैल्यू पता है तो एवोगैड्रोस नंबर है। अब यहाँ पर एटॉमिक रिलेशन की बात करें तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसी मेथड से। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया, तो अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस। आपके सपोर्ट से हर घर में तालीम आम हो सकती है। थैंक यू।